पटना में पीएफआई के मॉड्यूल को लेकर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट करते हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में पता ये चला है कि उन्होंने अब तक 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए और ऑफिस के लिए फर्नीचर, जूस, नाश्ता और पंपलेट बुकलेट में संदिग्धों ने करीब 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब पुलिस और एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इतने पैसे आरोपियों के पास किस माध्यम से आए हैं, क्योंकि 90 लाख की रकम आप समझ सकते हैं कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों के बैंक अकाउंट्स डिटेल्स बैंक से मांगे हैं। जांच एजेंसियों को शक ये है कि आरोपियों के पास ये पैसे हवाला के जरिए आए। स्पेशल पुलिस की टीम अतहर परवेज, जलालुद्दीन और अरमान मलिक के बैंक अकाउंट अभी भी खंगाल रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि हर महीने 1 लाख पैम्पलेट छपवाकर लोगों तक पहुंचाना इनका टारगेट था, इनका मकसद था। और पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध हैं। ये भी जानकारी सामने आ चुकी है कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। इसके लिए बाकायदा बिहार में एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था और आशंका तो ये भी जाहिर की जा रही है कि हवाला के जरिए इसके लिए 90 लाख रुपए का फंड आरोपियों तक पहुंच चुका है। कैसे ये पूरी साजिश तार-तार हो रही है, आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं इस वक्त हम। एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध। पटना पहुंची एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें। बिहार के अफसरों के साथ बैठक की। एनआईए केस को कर सकती है टेक ओवर। पीएफआई का आतंक, एनआईए करेगी खेल खत्म। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मगरूफ उर्फ ताहिर का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हो गई हैं। एनआईए से लेकर खुफिया एजेंसी तक इस केस को लेकर एक्शन में है। फुलवारी शरीफ के पीएफआई एसडीपीआई मामले में जांच के लिए एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की टीमें पटना में हैं, जहां बिहार पुलिस के आला अफसरों के साथ एजेंसियों ने बैठक की, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। मगरूफ दानिश उर्फ ताहिर के बारे में रॉ और एनआईए ने कई जानकारियां हासिल की। शुरुआती जांच में जो सामने आया उसके मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम की पूछताछ में अतहर और अरमान ने कई अहम खुलासे किए। देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये रुपया ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस, फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्पलेट, बुकलेट में तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए। पैसे किस माध्यम से आए, इसकी जांच चल रही है। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स बैंक से मांगा है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने पीएफआई के शिविरों में ट्रेनिंग ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएफआई के बैनर तले ट्रेनिंग लेने वाले ये देश विरोधी लोग आखिर कहां छुपे हैं। और पटना के पीएफआई केस में बड़ी जानकारी ये है कि एजेंसियों को पता लग चुका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े मोबाइल नंबर से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप से भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था। एजेंसियों को इन व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ चैट्स मिले हैं और इस डिटेल के जरिए भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है और इन चैट्स के आधार पर भी आने वाले वक्त में पूछताछ भी संभव है, गिरफ्तारी भी संभव है। और उसी व्हाट्सएप चैट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं।
बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध हैं। अब डिटेल जानकारी हम आपसे साझा करते हैं और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें पटना पहुंच चुके हैं। एनआईए की टीम ने बिहार के पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक बड़ी बैठक की है और इस केस से जुड़ी सारी डिटेल्स ली है। जानकारी के मुताबिक एनआईए पटना के पीएफआई से जुड़े इस केस को टेक ओवर कर सकती है। शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम की पूछताछ में अतहर और अरमान ने कई अहम जानकारियां दी है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए संदिग्धों ने 1-2 नहीं 90 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि ये रुपया ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस, फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्पलेट, बुकलेट्स के तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक डिटेल्स भी बैंक से मांगा है। जांच एजेंसियों को शक ये है कि मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई है और इसका मतलब यह है कि ये बड़ी साजिश है। सुरक्षा एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश में जुट चुकी है जिन्होंने पीएफआई के शिविर में ट्रेनिंग ली है और इन सब के बीच एजेंसियों के सामने ये बना हुआ है कि पीएफआई के बैनर तले जो ट्रेनिंग कैंप चलाए गए उसमें शामिल लोग कहां छिपे हैं। तो पीएफआई सिर्फ बिहार में ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है बल्कि उसके तार दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। बल्कि झारखंड से तो पीएफआई के लिए अन्य राज्यों को फंडिंग भी की जाती है। झारखंड से पीएफआई का कनेक्शन समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पीएफआई का झारखंड कनेक्शन सामने आया। झारखंड से पीएफआई को बड़ी फंडिंग का दावा। पीएफआई ने झारखंड को क्यों बनाया अपना बेस? पटना पुलिस ने पीएफआई के संदिग्धों से सांठगांठ के आरोप में मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन का संबंध पिछले 29 सालों से झारखंड से रहा है। जलालुद्दीन की पोस्टिंग 22 जनवरी 1982 को पटना में बतौर आरक्षी हुई थी। इसके बाद 4 जनवरी 1992 को जलालुद्दीन की पोस्टिंग झारखंड के गोड्डा में हो गई और पिछले साल ही जलालुद्दीन दारोगा के पद से रिटायर हुआ है। बताया गया है कि जलालुद्दीन शुरुआत से ही पीएफआई से जुड़ा था और पीएफआई के संगठन के कामों में भी शामिल होता था। साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में है। इस संगठन को सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन बाद में इस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगे, जिसके बाद साल 2018 में झारखंड में पीएफआई को बैन कर दिया गया। दावा है कि पीएफआई की झारखंड यूनिट को पहले सबसे ज्यादा फंडिंग केरल से होती थी, लेकिन अब झारखंड से बिहार, यूपी, बंगाल और केरल को भी फंड दिया जाता है, क्योंकि झारखंड में पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पूरी तरह एक्टिव है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में हुए पंचायत चुनाव में पीएफआई से जुड़े 48 लोगों को जीत मिली। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पीएफआई ट्रेनिंग कैंपों का पर्दाफाश हुआ तो तकरीबन 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे एटीएस पूछताछ कर रही है और बाकी बचे लोगों के लिए बिहार के कई जगहों और साथ ही बिहार के बाहर भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप सामने आने के बाद हर तरह से पीएफआई की एक्टिविटी और उससे जुड़ी साजिशों की जांच की जा रही है। गजवा हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशन है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं।
इस वक्त खुफिया एजेंसियों की नजर पीएफआई की हर एक्टिविटी पर है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इस्लामिक मुल्कों से मिलने वाली मदद और साजिश के एंगल से जांच हो रही है। ऐसे में पीएफआई के अंडरग्राउंड संदिग्ध जब गिरफ्त में आएंगे तो कई बड़े राज का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। और इस वक्त बड़ी खबर में आपको अपडेट कर दें, अतहर और अरमान का पूछताछ में कबूलनामा। 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कबूल कर ली है। बिहार के 15 जिलों में चल रहे थे ट्रेनिंग कैंप्स। लाठी, भाला, तेज धारदार का दिया जाता था प्रशिक्षण। पूर्णिया में भी हेडक्वार्टर बनाने की थी तैयारी। ये सीमांचल का जो एरिया है, इसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे और अब पूर्णिया को लेकर बातें सामने आ भी रही है। यानी पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये जो बिहार के इलाके हैं, यहाँ पे ये लोग सक्सेस कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही इनके प्लान के बारे में अब पता चल चुका है जांच एजेंसियों। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली है कि अतहर और अरमान ने पूछताछ में स्वीकार कर लिया है कि बिहार में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अतहर और अरमान ने स्वीकार कर लिया है कि वो अब तक 15 जिले में 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें लाठी, भाला, तेज धारदार हथियार और अग्नेस्त्र चलाना सिखाया गया है। अब पीएफआई का हेडक्वार्टर बिहार के पूर्णिया जिले बनाने की तैयारी में थे, जिसमें सबसे अधिक सिमी के पुराने लोगों को जोड़ना था, क्योंकि पूर्णिया में हेडक्वार्टर होने से सीमांचल के लोगों को जोड़ना बेहद आसान होता। पूर्णिया हेडक्वार्टर बनाने के पीछे पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास था। यानी पूर्णिया से सीमांचल और मिथिलांचल बिहार के इन दो प्रमुख जगहों को जोड़ने की कोशिश में थे। और अब हम आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध। पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। इसके लिए बाकायदा बिहार में एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। पटना में पीएफआई के मॉड्यूल के संदिग्धों से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस की स्पेशल सेल ने लंबी पूछताछ की है। अतहर, परवेज और अरमान मलिक से रिमांड के दौरान पिछले 36 घंटे में 8 चरणों में पूछताछ की। देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। संदिग्धों ने ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस, फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पंपलेट, बुकलेट्स और 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। संदिग्धों के पास पैसा किस माध्यम से है, इसकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जांच करी स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा है। जांच एजेंसियों को शक है कि इतनी बड़ी मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मरगूब उर्फ ताहिर का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। पीएफआई और एसडीपीआई मामले की जांच के लिए एनआईए, आईबी, डॉ और एटीएस की टीमें पटना में डेरा जमाए हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में टुकड़े टुकड़े की साजिश हो या फिर उदयपुर कांड, हर केस में पीएफआई की भूमिका सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में। और इन सब के बीच हैरानी की बात तो यह है कि अब उदयपुर और अमरावती केस के तहत पाकिस्तान, तुर्की, यमन और ब्रिटेन से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे एक बात तो साफ हो रही है कि वो ये कि चाहे कन्हैया लाल हो या फिर उमेश कोल्हे, दोनों की हत्या करने वालों के हैंडलर एक हो सकते हैं। नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के 18 फोन नंबर, 300 कॉल डिटेल्स की जांच, 2500 लोगों पर शक, पाकिस्तान के हैंडलर,
तुर्की से समर्थन का दावा, जिहादी बुकलेट, गजवाए हिंद का सपना, टेरर फाइल्स। भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने की सबसे बड़ी साजिश पाकिस्तान से चल रही है और इसके हैंडलर पूरी दुनिया की कई अहम लोकेशन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अब नए तरीके से भारत को अस्थिर करना चाहता है। पाकिस्तान अब नए तरीके से भारत को आतंकवाद की आग में झोंकना चाहता है। भारत के अंदर आतंकवाद को आउटसोर्स करने में असफल रहने के बाद अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है भारत के अंदर मौजूद पाकिस्तान से जुड़े इस्लामी संगठनों का रेडिकलाइजेशन। ये वो साजिश है जिसके तार भारत के अंदर जुड़ रहे हैं। उदयपुर, अजमेर, अमरावती, फुलवारी शरीफ और लखनऊ से इन सबका पाकिस्तानी लिंक कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है और जिसमें बार बार चर्चा हो रही है पीएफआई की, जिसकी जड़ें केरल में हैं और जिसने बाकायदा अपनी एक फोर्स भी केरल के अंदर तैयार कर ली है। जब पूरे देश में सिर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे तो इसमें पीएफआई के एक्टिव होने के दावे जांच एजेंसियों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई पर जांच एजेंसियों का शक बढ़ता जा रहा है और साथ ही कट्टरता के नाम पर हुए कन्हैया लाल मर्डर और अमरावती के उमेश कोल्हे के मर्डर के लिंक भी सामने आने की संभावना दिख रही है। सवाल यह है कि क्या अमरावती में उमेश कोल्हे के हत्यारों और उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों का हैंडलर एक है? क्या उदयपुर, अजमेर, अमरावती में रची जा रही साजिशों के तार विदेशों से जुड़े हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनआईए की टीम अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या करने वाले आरोपियों को जयपुर ले आ रही है। दरअसल अमरावती में हत्यारों को राजस्थान लाकर कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे के हत्यारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाने की योजना बनाई जा रही है। पीएफआई कैसे पूरे देश में एक्टिव है, जरा देखिए। एक तरफ पीएफआई पर राजस्थान के ब्यावर यानी अजमेर में सिर तन से जुदा के नारे लगवाने का आरोप लगता है, तो दूसरी तरफ पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का कनेक्शन सामने आता है। और बड़ी बात ये कि एक एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी लखनऊ से गिरफ्तार होता है, जिसके पीएफआई के साथ कनेक्शन का दावा है। और सबसे अहम बात फुलवारी शरीफ में मिली वो जिहादी बुकलेट, जिसका शीर्षक है इंडिया 2047 टुवर्ड्स इस्लामिक रूल इन इंडिया, यानी भारत 2047 तक इस्लामिक शासन की तरफ। और इसी दस्तावेज में पेज नंबर 7 पर लिखा है, पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई ने इस्लाम के ध्वजावाहक तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए हैं और एनआईए की जांच में सूत्रों से मिली जानकारी भी विदेशी ताकतों के खेल की तरफ इशारा कर रही है। एनआईए सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि कन्हैया लाल के हत्यारों और साजिशकर्ताओं और उमेश कोल्हे के हत्यारों और साजिशकर्ताओं को जर्मनी, ब्रिटेन और पाकिस्तान से फोन आए थे। साथ ही फुलवारी शरीफ के दस्तावेज में पीएफआई के रिश्ते तुर्की से बताए जा रहे हैं। यानी ये पूरी इंटरनेशनल साजिश और भारत में नए आतंकवाद को फैलाने, टेरर फाइल्स को आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। पूरे देश में हड़कंप उस वक्त मच गया जब पटना के फुलवारी शरीफ में एक जिहादी नेटवर्क का खुलासा हुआ। इस जिहादी नेटवर्क पर जब एक्शन हुआ तो बिहार पुलिस को मिली 7 पन्नों की एक बुकलेट, जिसका शीर्षक देखते ही लोगों के होश उड़ गए। इस बुकलेट में वो तरीका बताया गया है जिसके इस्तेमाल से भारत 2047 में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। इस बुकलेट के पेज नंबर 3 पर लिखा है, हम साल 2047 को लेकर एक सपना देखते हैं जहां राजनीतिक सत्ता मुस्लिम समुदाय के पास लौट आई है, जिसे अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण तरीके से छीन लिया था। इन दस्तावेजों में दर्ज सबसे अहम बात पीएफआई को लेकर लिखी गई है। हमने इस देश में एक इस्लामी सरकार लाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य दिया है। अगर हम इस्लाम के इतिहास पर नजर डालें तो मुसलमान भारत में हमेशा बहुसंख्यक थे और जीत के लिए हमें बहुमत में आने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भरोसा है कि अगर कुल मुस्लिम आबादी का 10% पीएफआई के पीछे आ जाए
तो भी पीएफआई कायर बहुसंख्यक समुदाय को अपने घुटनों पर लाकर भारत में इस्लाम की महिमा को वापस लाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसी बुकलेट के पेज नंबर 4 पर 15 पॉइंट दिए हैं, जिसको फॉलो करके 2047 में भारत के अंदर इस्लामिक राज्य बन सकता है। 10% मुसलमानों को पीएफआई के पीछे खड़ा करने की रणनीति, लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देना, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, अपनी ताकत का आतंक फैलाना, आतंक फैलाने के लिए टारगेट करके हिंसा का प्रयोग करना, अंबेडकर की अवधारणा का उपयोग इस्लामिक शासन को स्थापित करने के लिए करना, एससी, एसटी, ओबीसी को अपने साथ लाना, आर्थिक मदद के लिए दूसरे इस्लामिक देशों से संपर्क बनाना, आरएसएस और एससी, एसटी और ओबीसी के बीच दरार डालना, ये दिखाना कि आरएसएस केवल उच्च जाति के हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करती है, मौजूदा धर्मनिरपेक्ष दलों की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा करना, विस्फोटक इकट्ठे करना, हथियारों का भंडारण करना, सत्ता में आने के बाद सेना के सभी पदों पर अपने वफादार कार्यकर्ताओं की भर्ती करना और पुलिस विभाग में मुसलमानों को भर्ती करना। पटना के फुलवारी शरीफ में एक जिहादी नेटवर्क का पर्दाफाश होते ही हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे, जिसे देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। और इस पूरे मॉड्यूल में तुर्की की मदद की योजना बनाई गई। तुर्की में इस वक्त मौजूद सरकार को एक कट्टरपंथी सरकार माना जाता है और शायद जिहादी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इसी दस्तावेज के पेज नंबर 7 पर लिखा है, पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई ने इस्लाम के ध्वजावाहक तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए हैं। कुछ अन्य इस्लामी देशों में विश्वसनीय मित्रता विकसित करने के प्रयास जारी। संयोग की बात है कि एक तरफ फुलवारी शरीफ से मिले दस्तावेज से तुर्की की मदद से भारत में इस्लामी सरकार बनाने का प्लान है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और विदेशों में बैठे हैंडलर से टारगेट किलिंग्स कराने का अंदेशा। दरअसल एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अमरावती उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपियों में से 3 आरोपियों को संदिग्ध इंटरनेशनल कॉल आए थे। ये सभी कॉल्स 25 मई को जर्मनी, ब्रिटेन और पाकिस्तान से आए थे। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन विदेशी हैंडलर्स ने अमरावती के हत्यारों से बात की, उन्होंने ही उदयपुर के हत्यारों से भी बात की। और अब एनआईए का प्लान यह है कि उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों और अमरावती में उमेश कोल्हे के हत्यारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी। अगर अब ये बात सच साबित हो जाती है कि कन्हैया और उमेश कोल्हे की हत्या करवाने वाले और साजिश रचने वाले एक ही लोग हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये भारत में टारगेट किलिंग का एक नया टेरर मॉड्यूल तैयार हुआ है। अब नोट करने वाली बात यह है कि उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के तार तो पाकिस्तान से जुड़ ही रहे हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती के तार भी पाकिस्तान और उदयपुर हत्याकांड में शामिल गौस से जुड़ रहे हैं। कैसे समझाते हैं आप? राजस्थान पुलिस के मुताबिक कन्हैया के हत्यारे गौस ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। जिन पाकिस्तानियों से गौस की बात होती थी, उन्हीं पाकिस्तानियों से गौहर चिश्ती की बात भी होती थी। दरअसल ये राजस्थान पुलिस का दावा है। राजस्थान पुलिस ने पहले दिन से ही कहा है कि ये पाकिस्तानी या इंटरनेशनल साजिश है। ये निष्कर्ष जांच एजेंसियों ने कैसे निकाला, इसके भी कुछ सबूत कॉल डिटेल से ही निकाले गए हैं। रियाज और गौस की पाकिस्तान के 18 फोन नंबरों से बात हो रही थी। इन 18 फोन नंबरों की जांच से पता चला कि 300 लोग इनसे संपर्क में थे और आगे जब इन 300 नंबरों की जांच हुई तो पता चला कि भारत के 2500 लोग इनसे जुड़े हुए थे। आईबी के सूत्रों के मुताबिक ये भारत के अंदर पाकिस्तान में मौजूद दावते इस्लामी के स्लीपर सेल हो सकते हैं। अगर पुलिस की जानकारी को सही माने तो पाकिस्तान से कनेक्शन एकदम क्लियर है। गौहर चिश्ती का पाकिस्तान से एक और लिंक भी जुड़ सकता है, जिस पर अब राजस्थान पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। गौहर पर आरोप है कि साल 2020 में उसने सुरक्षा बलों के कैंप की रेकी की थी। आईबी ने स्टेट आईबी को इसकी जांच सौंपी थी। स्टेट आईबी ने गौहर चिश्ती का फोन जब्त कर लिया था, लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया था। अब देखिए, अमरावती, उदयपुर, अजमेर के बाद पटना के फुलवारी शरीफ के लिंक कैसे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं।
पटना से मगरूब अहमद दानिश को गिरफ्तार किया गया है, जो इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। सबसे अहम बात यह है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के मैप को हरे रंग से रंगकर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है, कोई फायदा नहीं, AIMIM को सपोर्ट करने से अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे, खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। इस मामले से जुड़ा हुआ जांच एजेंसियों का एक परम गोपनीय दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा है, मगरूब अहमद दानिश और ताहिर के सोशल मीडिया गतिविधि की जांच की गई तो ये बात पता चली कि ताहिर एक गजवाए हिंद ग्रुप का एडमिन है। ये ग्रुप 13 मार्च 2022 को एक पाकिस्तानी मोबाइल नंबर +923040128159 द्वारा बनाया गया है। इस पाकिस्तानी नंबर के तहत ही मगरूब अहमद दानिश को एडमिन बनाया गया है। इस ग्रुप में कुल 181 सदस्य हैं, जिसमें मुख्य तौर पर भारत, पाकिस्तान, यमन और अन्य इस्लामिक देशों के लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में लोकतंत्र खत्म करके इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए खिलाफत लागू करने के पोस्ट किए गए हैं। यही है वो मगरूब अहमद दानिश, जिसे अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार मगरूब अहमद दानिश ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह कबूल किया है कि वो न सिर्फ गजवाए हिंद ग्रुप से युवाओं को जोड़ रहा था, बल्कि उसने यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर पिछले 5 सालों से ISI के लिए भी काम कर रहा था। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पटना के ASP मनीष कुमार ने खुद कहा है कि मगरूब अहमद दानिश PFI के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। अरमान मलिक और अतर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड पे पूछताछ शुरू की जा रही है। गजवाए हिंद के ही मामले में बिहार पुलिस ने लखनऊ जाकर एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके PFI से जुड़े होने के दावे किए जा रहे हैं। गंभीर बात यह भी है कि मदरसों का इस्तेमाल भी इस तरह की गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। IB को यह जानकारी मिली थी कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से देश विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही है, जिसके बाद नया टोला इलाके में छापेमारी कर अतहर और जलालुद्दीन को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार की और उसके बाद पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर से प्रशिक्षण देने वाले और साथ ही प्रशिक्षण लेने वाले लोग भी पहुंचते थे। और ये सामने दानापुर पूर्वी कॉलोनी है, जहां पर एक मस्जिद और मदरसा दोनों मौजूद है। अब बड़ी जांच का विषय ये भी है कि आखिर नुपुर शर्मा के मामले के बाद हुए हंगामे और तनाव का इस्तेमाल क्या इन सारी योजनाओं को अंजाम देने के लिए भी किया गया। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार इलाके में नर्मदा नदी में बस गिरने से 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और अब तक की जानकारी के मुताबिक बस की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। मरने वालों में 12 लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बस भी महाराष्ट्र रोडवेज की ही थी, जो कि इंदौर से सवारियों को लेकर पुणे जा रही थी। और इस दौरान ये बड़ी घटना, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आनन फानन में मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, क्रेन से रेस्क्यू बस को किया गया। तब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। कुल 13 लोगों की जान गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 महाराष्ट्र के हैं। मध्य प्रदेश में बस हादसे का शिकार हुए लोगों के पीड़ित परिवारों को पीएम की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। सभी मृतकों के परिवार वालों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने भी फंड के बारे में, राहत राशि के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये 2 लाख का मुआवजा पीएम राहत कोष से। मध्य प्रदेश सरकार ने भी धार बस हादसे में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश में ही ये घटना हुई है और ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बड़ी घटना और आनन फानन में रेस्क्यू टीमें अलर्ट हुई। अलर्ट
नेस के जरिए उन्होंने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी की। बड़ा हादसा है आज की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी खबर, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 13 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मरने वालों में महाराष्ट्र के 12 लोग हैं। इंदौर से पुणे ये जा रही थी बस और इसी दौरान रास्ते में धार खरगोन सीमा पर पुल से ये बस गिर गई और सीधे जाकर नदी में ये बस गिरी और नदी में गिरने की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के धार हादसे में मुआवजे का ऐलान हो चुका है। शिवराज सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार हादसे पर जांच के आदेश भी दिए हैं। ये भी एक बड़ी खबर, जांच के आदेश की किसकी लापरवाही, आखिर किसकी लापरवाही से 13 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया हादसे में मारे जाने वाले लोगों में 5 की पहचान भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के रहने वाले ये सभी लोग हैं, ये बातें भी सामने आ चुकी हैं। आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस जो 7:30 बजे इंदौर से चली थी, नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार बस हादसे पर क्या कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में हुए बस हादसे में गृह मंत्री ने नया खुलासा किया है क्योंकि कितने लोग सवार थे, ये बड़ा संशय था। मंत्री हमारे साथ हैं नरोत्तम मिश्रा। सर, कितने लोग सवार थे, क्या है? 13 के आसपास की फाइनल जानकारी आई है। सुबह ऐसा भ्रमपूर्ण स्थिति, जो बचाने नदी में गए थे, जब निकलने लगे तो लोगों ने ऐसा बताया कि वो बच के निकले हैं। वास्तविकता ये नहीं निकली है। संपूर्ण जांच के बाद 13 लोग हैं। 13 जो थे वो 13 ही मर गए। सभी के नाम आ गए, पते आ गए, सबकी शिनाख्त होगी। शिनाख्त। बाकी ये बड़ी बात है कि एक जिसे कहे कि राहत की बात है कि 13 शव बरामद किए गए हैं और मंत्री का कहना है, गृह मंत्री का कहना है कि सुबह के वक्त एक कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन सिर्फ 13 लोगों की मौत हुई है और 13 शवों को निकाल लिया गया है और उनकी शिनाख्त भी हो गई है। मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे का रेस्क्यू करीब पूरा हो चुका है। मौके पर क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं इस वक्त हम रिपोर्ट के जरिए। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर बस को निकाल लिया है। ट्रेन से बस को निकाला गया है। अब ये बस आपके सामने मौजूद है। इसका नंबर जो है MH40N9848 है और इस बस की हालत आप देख सकते हैं कि ये बस पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है, पूरी तरीके से फंस गई है। और चूँकि ये पुल जो है करीब 100 फीट ऊंचा पुल है और इससे ये बस जो है नीचे गिरी है और नदी में गिरने के बाद में जो है छत जो है उसकी ज़मीन पर टिकी हुई थी और इसके चारों पहिए जो है वो ऊपर हवा में थे। और इस पूरे हादसे में जो है 13 लोगों ने अपनी जान जो गंवाई है। बस की हालत आप देख सकते हैं कि बस पूरी तरीके से चपटी हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हादसा जो है कितना खतरनाक होगा, कितना गंभीर होगा। तो कुल मिला के ये बस की हालत को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये हादसा जो है कितना दर्दनाक रहा होगा। और
देश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से चुनौती कितनी, परेशानी कितनी, ये डिटेल रिपोर्ट एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों की क्या हालात बने हुए हैं। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। नदी नाले उफान पर हैं और घरों में पानी ने डेरा डाल दिया है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है। यहाँ मूसलाधार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद राम गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचला इलाका पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। लोगों के घरों में पानी ने डेरा डाला है और कई लोगों को मजबूरन अपने आशियाने को छोड़ना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां उफान पर नदियां, सड़कें लबालब पानी से और भारी बारिश की वजह से जो जहां गाड़ियां हैं, लोग घरों में हैं, वहीं फंसे हुए हैं। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सभी राज्यों के विधायक अपने अपने राज्य में वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि सांसद संसद में वोट डाल रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही वोट कास्ट किया। सत्ता पक्ष से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है। वोटिंग आज शाम 5 बजे तक चलनी है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे और 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का शपथ होना है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी की, दूसरी अमित शाह, तीसरी योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान, एकनाथ शिंदे, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, पुष्कर धामी, एम.के. स्टालिन, यानी अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो तमाम विधायक हैं वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं। जो विधान परिषद होगा वो वोट नहीं कास्ट कर सकता है। जो नामित सदस्य होगा राज्यसभा या लोकसभा का, वो भी वोट कास्ट नहीं कर सकता। बाकी जो सदस्य हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। और सुबह 10 बजे से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है वो अमित शाह की तस्वीर है। 2 चेहरों के बारे में डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके हैं और ये राज्यवार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड पुष्कर धामी, तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, चौथी तस्वीर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल गुजरात की तस्वीर, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम। ये 6 तस्वीरें इस वक्त 6 राज्यों की, जहां के सीएम वोट कास्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। शाम 5 बजे तक, यानी 3:20 हो रहा है। अभी बहुत कम वक्त बाकी है जब ये सभी वोट कास्ट करेंगे। 5 बजे के बाद अब 21 तारीख का इंतजार होगा कि वो चेहरा कौन होगा जो देश का महामहिम बनेगा, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे काबिज होगा। तो तस्वीरें इस वक्त हम देश के अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं, जहां पे सीएम सहित जो राज्य में विधानसभा के सदस्य हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सभी वोट कास्ट कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट कास्ट किया था। और ये राज्यवार तमाम राज्यों के जो सीएम हैं उनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक अलग अलग राज्यों के सीएम की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ, दूसरी पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम, और इसके अलावा जो आखिरी तस्वीर हम दिखा रहे थे जिसमें आंध्रा के सीएम है वो भी वोट कास्ट कर रहे थे। तो ये महामहिम के लिए जो 2 प्रमुख चेहरे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो एक रिकॉर्ड कायम होगा। पहली आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति होंगी। अगर यशवंत सिन्हा अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके साथ भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं और 1988 से लेकर अभी तक राजनीति में सक्रियता उन्होंने रखी है। और विपक्षी खेमा की तरफ से उन्हें चेहरा उम्मीदवार के तौर पे बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से हैं। 44 पार्टियां देश की उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि इस बीच दोपहर होते होते खबर ऐसी भी आने लगी थी कि कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट कास्ट किया है, जिन्होंने पहले ये तय किया था कि वो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को वोट कास्ट करेंगे। इस बीच जेपी नड्डा की भी एक अपील थी कि अंतरात्मा की आवाज सुने।